तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स में आपका नेक्स्ट लेक्चर है। हमने फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, डेटोरेशंस के कारण, स्रोत, कारण, प्रभाव, एजेंसीज कॉजिंग्स डेटोरेशंस, सोर्स, कॉजेस एंड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशंस ऑफ डेटोटेशंस, डिके, फैक्टर्स कॉजिंग, ठीक है, फैक्टर्स कॉजिंग, क्लासिफिकेशंस, ह्यूमन फैक्टर कॉजिंग, केमिकल फैक्टर कॉजिंग, एनवायरमेंटल कंडीशंस कॉजिंग, miscellaneous factors, effect of various agencies of deteriorations on various buildings material, bricks, timber, concrete, paint, metal, plastic and stones। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शंस क्या होता है। तो आप जानते हैं कि छः क्या है। डेटोटेशंस का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं उसे छः। तो आप जानते हैं छः क्या है। छः क्या है? किसी भवन में उपयोग हुई सामग्री का समय के साथ डिके या डेटोडेशंस खराब हो जाना, यानी कि जो सामग्री आपने लगाई है, ठीक है, जो मटेरियल्स आपने लगाया हुआ है, उस सामग्री का बेकार हो जाना, ध्वस्त हो जाना, नष्ट हो जाना। वियर द वियर एंड टीयर हो जाना डेटोटेशन अपक्षय कहलाता है। ठीक है। तो डेटोटेशंस की परिभाषा के अकॉर्डिंग, डेटोटेशंस संरचना या इसके घटकों के डिके की ग्रेजुअल और निरंतर प्रक्रिया जो उनको अनुपयोगी बना देती है। In maintenance engineering, deterioration is defined as the gradual and continuous process of degradation of the structure or its components which render it unusable। यानी कि हमारा जो मेंटेनेंस डेटोरेशंस का मतलब होता है कि मटेरियल्स का डे बाई डे डिक्रीजेंस होना, ठीक है, डिग्रेडेशंस होना। डू यू नो, आप जानते हैं, डेटोटेशंस ऑफ अ बिल्डिंग कैन बी डिफाइंड एज द रिडक्शन इन मटेरियल्स प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड और साइज ड्यू टू एक्सपोजर्स कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज deterioration, concrete can spoil and disintegrated due to sulfate attack, and reinforced concrete can crack and spoil due to कोडिंग reinforcement concrete sulfate attack इस disintegrated हो सकती है, जबकि आरसीसी reinforcement की कोरेडेट होने पर क्रैक हो सकती है। स्टील कोरोडेक्स swells, reverts to its original state under adverse exposures conditions। प्रतिकूल परिस्थितियों में स्टील भी कोरेड हो सकती है, यानी स्टील भी खराब हो सकती है। मैसोनरी एंड टेराकोट कैन swell and change volumetrically due to water exposures इन मैसोनरीज swelling उत्पन्न हो सकती है, राइट। नेक्स्ट है टिम्बर व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर विल रोट, डेवलप्ड फंगल अटैक एंड स्प्लिट ड्यू टू श्रिंकेज। मॉइस्चराइज के कारण टिम्बर में रूट्स फंगल अटैक्स हो सकते हैं। हमारी जो टिम्बर होती है, लकड़ी होती है, आपने देखा होगा उसमें दीमक लग जाती है, लकड़ी सड़ जाती है। तो ये कई सारे कारण हो सकते हैं टिम्बर के। फिर है coating can be blister and flake chalk and change color largely due to ultraviolet exposure। कोटिंग भी यूवी लाइट से प्रभावित होती है। सच अ deficiencies in the material used can lead to material behavior that was not designed for a accommodated in construction। ठीक है। तो इस प्रकार की दोष पदार्थों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे क्या होता है, हमारी जो बिल्डिंग होती है उससे प्रभावित होती है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा
नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे किसी संरचना के डिके की निरंतर किंतु धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया कहलाती है। किसी संरचना के डिके की निरंतर किंतु धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया कहलाती है मेंटेनेंस, डेटोटेशंस, रिपेयर, कंस्ट्रक्शन। तो कहलाती है डेटोटेशंस। हमने देखा डेटोरेशंस अर्थात क्षय का तात्पर्य किसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर या उसके घटक के खराब होने की धीमी किंतु निरंतर प्रक्रिया से अगर किसी बिल्डिंग का या उसके कंपोनेंट का लगातार क्षय होने दिया जाता है तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब रिप्लेसमेंट अर्थात पूरी बिल्डिंग को नष्ट करके फिर से बनाना ही एकमात्र समाधान बचता है। यानी कि अगर बिल्डिंग के अंदर कोई पार्ट ख़राब हो रहा है, अगर उसका हम मेंटेनेंस कर देंगे, ठीक है, उसे मेंटेन कर देंगे कोई चीज़, और कोई भी चीज़ रेगुलरली ख़राब ही होती जा रही है, सही नहीं हो रही है, आपने मेंटेनेंस किया, मेंटेनेंस नहीं हुआ, ठीक है, मेंटेनेंस होने के बाद में भी वो क्या हुआ, वो फिर से ख़राब होने लगी। यानी पर्टिकुलर कोई चीज़ अगर उसके अंदर एक बार कमी आ गई और वो पर्टिकुलर डिके हो रही है या पर्टिकुलर क्षय उत्पन्न हो रहा है तो वो पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करके दोबारा ही बनाना हमारा एक समाधान बचता है। तो क्षय लगातार किंतु धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस है। जो हमारा क्षय होता है वो धीरे धीरे लगता है तथा इसके कई कारण हो सकते हैं। किसी बिल्डिंग में होने वाला क्षय उसे बनाने में प्रयोग किए गए पदार्थों की क्षमता पर निर्भर करता है। हमने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया और हमने थर्ड क्लास मटेरियल्स यूज़ कर लिया या बेकार से बेकार मटेरियल्स हमने यूज़ किया तो वो कुछ समय के लिए तो चल गया, जब उसके अंदर क्षय उत्पन्न हो गया तो वो चीज़ों को खराब ही करता रहेगा। किसी बिल्डिंग में होने वाला क्षय उससे बनाने में प्रयुक्त किए गए सामग्री की क्षय प्रक्रिया शुरू होने के इंटरनल एंड एक्सटर्नल कारण हो सकते हैं। हमारे इंटरनल रीजंस भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारे क्षय की प्रक्रिया को यांत्रिक, मैकेनिकल, भौतिक, फिजिकल, रासायनिक, केमिकल या जैविक, बायोलॉजिकल। तो हमारी क्षय की जो प्रक्रिया है वो मैकेनिकली, फिजिकली, केमिकली, ठीक है, मैकेनिकली, फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली, तो इन चार तरह से हमने क्लासिफिकेशन किया है। छः का चार तरह से क्लासिफिकेशन किया है। छः देखते हैं क्या होता है, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। छः मैकेनिकली, सबसे पहले अगर मैकेनिकल की बात करूं, वियर एंड टीयर, फटीग, इम्पैक्ट, ओवरलोडिंग। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल। फिजिकल में थर्मल चेंजेस, वॉल्यूम चेंजेस, क्रैकिंग, डिफॉर्मेशन ऑफ शेप, फ्रीजिंग एंड थॉइंग। फिर है हमारा केमिकल, रासायनिक, रिएक्शन ऑफ एग्रेसिव substance in content, reaction of harmful chemical present within the material, electrochemical process like corrosion, biological, जैविक, बैक्टीरियोलॉजिकल ग्रोथ। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे क्षय को प्रभावित करते हैं। पॉइंट्स टू नोट ना, आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ छः का क्लासिफिकेशन क्या है। चारों को एक में ग्रुप में दे देगा, बकाया 3 ऑप्शन रॉन्ग दे देगा। आप मैकेनिकली, फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकल पर टिक कर दीजिएगा। पॉइंट्स के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, डेटोटेशंस मीन्स दैट द कंडीशन ऑफ अ स्ट्रक्चर और अ बिल्डिंग और इट्स कंपोनेंट हैज़ डीजेनरेटेड और हैज़ बिकम अनयूजेबल। सेकेंड है क्षय ऑफ बिल्डिंग or its components, if allowed to occur, may result in complete decomposition where replacement becomes the only solution। सिर्फ हमारा चेंज करना ही सॉल्यूशंस बचता है। डेटोटेशंस इज ग्रेजुअल disintegrations on account of any destructive active action from aggressive, ठीक है, waters and soil exposure conditions to weathering agents and relatives moves to components। थर्ड है, फोर्थ है, permeability is one of the critical characteristics influencing the durability।
Remediations is the process of finding, reporting, overseeing the repair of damaged home or building. A building defect arises when a building element, component, material or finish fails, ठीक है, to meet in performance requirements. These performance requirements vary from element to element, and so building defects can carry in aggressivity and serviceability. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमारा क्लासिफिकेशन था 6 का, कि कैसे कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, कैसे कैसे हम उसका यूज़ करते हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी के अंदर क्रैकिंग इन बॉल्स यानी कि दीवारों में हमारे क्रैक्स का लग जाना, फ्लोर यानी कि हमारा जो फ्लोर होता है, छत होती है, वाटर इंक्रीजेस, डैम्पनेस, स्ट्रक्चरल मूवमेंट और all symptoms of building defect that most people recognize and are familiar with. इन ऑर्डर टू रिपेयर डैमेज टू आ बिल्डिंग, यानी कि हमारी जो डैमेज बिल्डिंग है उसको रिपेयर करना, वेदर इट इज़ ड्यू टू वेदर tightness, failure or some other factor, it is essential to fully understand the root causes of damage before addressing remedial solutions and effecting repairs. Repairing a building without certainty of the causes of damage may result in the repairs not being effective or undertaking work which is not necessary. Hence both are a waste of time and money. ठीक है. अब हमारे फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो 6 को प्रभावित करते हैं. किसी संरचना स्ट्रक्चर की अपक्षय या डिके की प्रक्रिया एक ही बहुत ही जटिल घटना है, बहुत ही कठिन घटना है. संरचना की गिरावट एकल या कई कारकों के संयोजन के कारण हो सकती है. पहला है क्षय की प्रक्रिया की शुरुआत के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारक. पहला है हमारा ह्यूमन एस्पेक्ट्स, मानवीय कारक. मानवीय कारक कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, मानव के द्वारा. केमिकल फैक्टर यानी कि रासायनिक कारक, फ्यूरिंग, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, वातावरणीय कारक, फायर हजार्ड्स, आग का लगना, फॉल्टी डिज़ाइन, ठीक है, दोषपूर्ण डिज़ाइन, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन, दोषपूर्ण कंस्ट्रक्शन, फॉल्टी मटेरियल, दोषपूर्ण पदार्थ, फॉल्टी सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस उपयुक्त ना होना, इन एप्रोप्रिएट क्लीनिंग, ठीक है, क्लीनिंग का नहीं होना, क्लीनिंग सही से नहीं होना, मिसयूज़ ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का मिसयूज़ करना, बिल्डिंग का मिसयूज़. मानवीय कारक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानवीय कारक क्या होता है. विभिन्न मानवीय कारण किसी भवन में क्षय का कारण बन सकते हैं. मेंटेनेंस स्टाफ में मेंटेनेंस कल्चर की कमी, अर्थात संरचना के रखरखाव के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उचित समय पर सुधारात्मक कार्य का अभाव, सही समय पर सही निर्णय लेकर करेक्टिव एक्शंस क्षय के प्रभावों को कम या धीमा किया जा सकता है. मेंटेनेंस कर्मचारियों की ओर से उचित रखरखाव में कमी होने के कारण डेट्रोटेशंस अधिक हो सकता है, लेकिन यह जानना ही पर्याप्त नहीं है. करेक्टिव्स मेजर्स कहाँ और कैसे किए जाने हैं, किसके साथ साथ यह जानकारी भी होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति किस कार्य को बेहतर तरीके से कर सकता है, तथा उसी आधार पर सभी स्टाफ की जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए. इसके साथ मेंटेनेंस हेतु उपयुक्त धन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, अन्यथा धन के अभाव में मेंटेनेंस कार्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे डेट्रोटेशंस अधिक हो सकता है. इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है कि मेंटेनेंस कार्य में देरी ना हो तथा वह समय से हो जाए, क्योंकि एक कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 टाइम, ठीक है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम, अर्थात किसी कार्य
समय से ना किया जाए तो बाद में उसे पूरा करने के लिए अधिक धन व समय की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो ये आपका ये मानवीय कारक था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, केमिकल रासायनिक कारक। तो केमिकल रासायनिक कारक, जैसे कि अगर मैं मटेरियल्स की बात करूं, तो मटेरियल्स पे डिपेंड करते हैं। हमारे जो मटेरियल्स होते हैं वो हमारे रासायनिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, रासायनिक टर्म्स होते हैं। तो वो चीज़ आपकी ख़राब हो जाना, ठीक है, तो वो चीज़ से आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को क्षय में आपकी उत्पत्ति हो सकती है। फिर है हमारा इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, फ्यूरिंग बाथ्स में बताऊंगा। वातावरणीय कारण, अब एटमॉस्फेयर से कैसे चीज़ें ख़राब होती हैं, जैसे वर्षा ऋतु में बारिश होती है, बारिश के सीज़न में बारिश से जब होती है बिल्डिंग के ऊपर तो उसके मटेरियल्स को प्रभाव डालती है। अगर किसी मटेरियल्स को और किसी मटेरियल्स की आयु बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक वो रुकने वाला है, ठीक है, और उसके सारे एस्पेक्ट्स, तो वातावरण से, जैसे गर्मी में गर्मी का ज़्यादा होना, देखते हुए आप गर्मियों में घरों में जो हमारे पक्के घर होते हैं उन घरों में गर्मी बहुत लगती है अगर चारों तरफ से धूप पड़ रही है तो, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उसमें बहुत सारे ऐसे क्षय उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, आग से भी हमारा, आग लग जाए कहीं पे, आग से भी हमारा क्षय हो जाता है, जलने लगती है। आग लगने से भी बिल्डिंग ध्वस्त हो सकती है। अब आपने घर बनवाया, फॉल्टी डिज़ाइन, डिज़ाइन की बात करूं, आपने गलत डिज़ाइन अगर आपने बना दी है तो भी हमारा बिल्डिंग का क्षय हो सकता है। फिर है मटेरियल्स, मटेरियल्स आपके दोषपूर्ण, दोषपूर्ण का मतलब हो गया आपने जो मटेरियल्स यूज़ किए हैं वो मटेरियल्स किस टाइप से यूज़ किए हैं, कैसे यूज़ किए हैं। जैसे कि हमारी जो ब्रिक्स होती है वो हमारी 4th क्लास होते हैं ब्रिक्स के, मोस्टली 4 या 3 क्लास होते हैं, मेनली 4th क्लास होते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास। फर्स्ट क्लास ब्रिक हमारी जो होती है वो अव्वल लीट होती है और वो सारे ही टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए एक अच्छी, एक सुटेबल कंस्ट्रक्शन ब्रिक होती है। अगर मैं इसी लाइन में बात करूं सेकंड टाइप की ब्रिक सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप की जो ब्रिक्स होती है वो हमारी बहुत ही अच्छी होती है, एज इट इज़ फर्स्ट वाले की तरह होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक की तरह होती है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में भी हमें ये सारी चीज़, फर्स्ट और सेकंड हमारी इक्वली ही होती हैं दोनों ब्रिक्स। तो इन सारी बातों का भी हमें स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो मटेरियल्स हैं वो फर्स्ट क्लास होने चाहिए, सेकंड क्लास थर्ड क्लास नहीं होने चाहिए। सीमेंट की बात करूँ तो सीमेंट पहले हमारा जो था वो हमारा यूज़ होता था, पहले क्या होता था, सीमेंट जो हम यूज़ करते थे वो डायरेक्ट पत्थरों को पीस कर यूज़ कर लेते थे। और अब हमारा जो सीमेंट होता है वो रासायनिक तत्वों जिप्सम वगैरह को मिलाकर यूज़ करते हैं। सरिया आपने ली, स्टील आपने एक अच्छी उसमें नहीं ली तो भी आपके लिए क्षय उत्पन्न हो सकता है। फॉल्टी सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस, अब आपने मेंटेनेंस कर रहे हैं, फॉल्टी मेंटेनेंस कर रहे हैं, मेंटेनेंस आपने किया, आपने मटेरियल्स का ध्यान नहीं दिया, ठीक है, आपने बेकार मटेरियल्स लगा लिए तो उससे भी हमारा डिके हो जा सकता है, क्षय हो सकता है। फिर एक क्लीनिंग, आपने बिल्डिंग की सफाई ढंग से नहीं की, ठीक है, लिखा है क्लीनिंग सही से ना हो, तो ये भी हमारा एक फैक्टर है कि बिल्डिंग क्लीनिंग। मिस यूज़ ऑफ बिल्डिंग, घर में रहने के लिए बना हुआ है और घर रहने के लिए बना हुआ है और बिल्डिंग्स के आप उसमें वो बहुत सारी वैसी चीज़ें काम कर रहे हैं, अलग सी चीज़ें काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ का भी हमें स्पेशली ध्यान देना चाहिए। अब बिल्डिंग का मिसयूज़ भी है, ठीक है, तो ये सारे हमारे फैक्टर्स थे और इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ा, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा क्रैक्सिंग्स के बारे में पढ़ा, फैक्टर्स पढ़े, ठीक, फॉल्टी डिज़ाइन और भी कई सारे ह्यूमन एस्पेक्ट्स के बारे में भी हमने पढ़ा, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते ही क्षय को रोकना चाहिए। सबसे बड़ा हमारा मेनली वही 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 क्लासिफिकेशंस हैं, मैकेनिकली, फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। मैकेनिकल की तरीके से, फिज़िकल तरीके से, केमिकल और बायोलॉजिकल तरीके से। तो इस वीडियो को पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग में नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँगा आपको नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।